हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष आर्य। सेकेंड चैप्टर चल रहा है जियोग्राफी का, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वन संसाधनों के कम होने के कारण। आइए देखते हैं वन संसाधनों की कमी क्यों हुई, वजह क्या थी। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। वन्य जीव के आवास का विनाश। अब जो जंगली जीव हैं जो जंगलों में रहते हैं, अब वो जिस जगह पे रहते हैं मतलब उनका आवास, जो उनका आवास निर्धारित वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो किए हुए हैं, उनका विनाश मतलब कि उनको क्या कर दिया जाए, टोटली खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो वन्य जीव के आवास का विनाश भी क्या है, एक भारत में जैव विविधता को कम करने का कारक है। नेक्स्ट है जंगली जानवरों को मारना व शिकार करना। अब जो जंगली जानवर थे उनको मार दिया जाता था, उनका शिकार कर दिया जाता था। ठीक है, शिकार करके लोग कुछ होता था, कुछ शौकवश लोग करते थे। शिकार करना लोगों का क्या होता था, पुराने समय में राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था और ब्रिटिश शासन काल से ही ये चला आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषण करना। ठीक है, प्रदूषित करना, ये भी एक क्या है, भारत में जैव विविधता को कम करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है विषाक्तीकरण और दावानल। विषाक्तीकरण, विष वाला बात नहीं है जी यहाँ पे। आइए देखते हैं विषाक्तीकरण का मतलब क्या। पहले तो ये जान लें विषाक्तीकरण है क्या। विषाक्तीकरण मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी एक वजह है भारत में जैव विविधता को कम करने का। दावानल, यहाँ पे कोई दावा हुआ नहीं करना है। दावानल का अभिप्राय है कि जंगलों में आग लगा दिया जाता था। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं ना, तो जंगलों में पेड़ों को काट करके, तो यहाँ पे दावानल का अभिप्राय है जंगलों में आग लगाने से, वनों में आग लगाने से। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधनों का असमान वितरण व असमान उपभोग। कह रहा है कि संसाधनों का क्या होता था, असमान वितरण, मतलब संसाधन जो है सही रूप से उनका बंटवारा नहीं किया गया था, और असमान उपभोग से तात्पर्य है कि मतलब सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, मतलब उसका उपभोग उसका यूज नहीं हो रहा था। तो ये सभी ये सब क्या है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। और लास्ट में एक है पर्यावरण को संरक्षित करने में असमानता, मतलब कि पर्यावरण को संरक्षित करने में असमानता, मतलब कुछ लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते थे, बचाने की कोशिश करते थे अपने कैपेबिलिटी, अपने कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, जिनका जो हो सकता था वो मतलब अपने तरीके से क्या करता था, पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करता था। और कुछ लोग थे बस उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज ही किए जा रहे थे। कोई मतलब ही नहीं है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, या फिर भारत में जैव विविधता कम हो रही है, इसलिए कुछ लोगों को मतलब लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो थे भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी के बारे में कुछ। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब लोगों को अत्यधिक प्रभावित करता है। कह रहा है कि वन कटाई के परोक्ष परिणाम मतलब कि सीधा परिणाम, अगर वन की कटाई की जा रही है तो उसका सीधा असर सूखा और बाढ़। ठीक है, सूखा और बाढ़, तो इसकी वजह से भी गरीब लोगों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, बाढ़ आएगा तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सूखा होगा तो फिर फसलों की पैदावार नहीं हो पाएगी, उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वन कटाई कैसे ये होगा, भाई जाहिर सी बात है अगर वन कटाई होगी तो इसका सीधा असर सूखा और बाढ़ पर पड़ेगा, मतलब कि इससे सूखा और बाढ़ भी आ सकता है। जब हमारा इकोसिस्टम ही मेंटेन नहीं रहेगा तो हम लोग की लाइफ कैसे रन करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के निम्नीकरण का एक परिणाम गरीबी भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। कह रहा है कि पर्यावरण का निम्नीकरण मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब कि उसकी शुद्धता कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसका एक परिणाम क्या है, गरीबी भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो वन है और वन्य जीवन है वो मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं। ठीक है,
यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए सही नीति अपनाई जाए। कह रहा है कि यह बहुत ही जरूरी है कि वन, जंगल और जंगल में रहने वाले जो जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक सही नीति अपनाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, संसाधनों की कमी होने की वजह से इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? महिलाओं को पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करना पड़ता है। कुछ देखिए, अधिकतर स्थानों पे क्या होता है ना, कुछ महिलाएं ही काम करती हैं, जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे आ जाती है। जैसे लकड़ी के मतलब जलाने वाली लकड़ी कलेक्ट करना, चारा पशुओं के लिए, पीने का पानी, या और भी ऐसी डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका पूरा मतलब उसका पूरा दारोमदार किस पर था? महिलाओं पर ही था। सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे ही थी। इस संसाधनों की कमी के कारण जो महिलाएं थी उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। ठीक है, कुछ स्थान पर पीने का पानी लाने के लिए क्या होता था कि जैसे कई किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था। ठीक है, और यही सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से जीविका चलाने के लिए नए नए साधनों की खोज करनी पड़ती थी, नए नए सोर्स की खोज करनी पड़ती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अभी तो था कमी होने के कारण बता दिया गया था किस वजह से भाई भारत में वन और वन्य जीवन मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, कमी हो रही है। तो अब इसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, आइए हम देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। 1972 में वन्य जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, एक अधिनियम पारित किया गया 1972 में। इसमें क्या था कि वन्य जीवन के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। मतलब कि वन्य जीवों के आवास को बचाने के लिए अनेक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। भारत में जो रक्षित जाति है, ठीक है, उनकी सूची प्रकाशित की गई। इसके अंतर्गत शेष संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्राथमिकता दी गई। कह रहा है कि ये जो अधिनियम बना, इसके अंतर्गत क्या था, जो संकटग्रस्त जातियां थी उनके बचाव पर विशेष ध्यान दिया गया। शिकार प्रतिबंधन मतलब शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, भाई आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, अब जो वन्य जीव थे, जंगली जीव थे, उनके आवासों का विनाश कर दिया जाता था, मतलब उन्हें खत्म हो जाते थे, खराब हो जाते थे। ठीक है, उनको नष्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे उनको कानूनी रूप से क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। और जंगली जीवों का जो व्यापार किया जाता था, ठीक है, उस पर रोक लगाने पर भी क्या की गई, प्राथमिकता दी गई, मतलब कि रोक लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, एग्जाम्पल, बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ में भी वैरायटीज हैं, देख लीजिए, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर इत्यादि। ये सभी कुछ जीव हैं यहाँ पे, ठीक है, जो जिनको संरक्षित करने का काम ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके अलावा भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा आदि पर प्रतिबंध लगाकर शिकार और उनके व्यापार पर रोक लगाया गया। कह रहा है कि इसके अलावा जो भारतीय हाथी है, काला हिरण, चिंकारा है, इन पर भी शिकार करने और इनके व्यापार करने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। कह रहा है कि जो केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट्स ने मिलकर के क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। क्या करने के लिए, हमारे वन्य जीवों को बचाने के लिए। ठीक है, भारत में कुछ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किए गए हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये। ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है, 1971 में यूनेस्को द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। अब इसमें क्या था कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक आधार स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वन्य जीव हैं, जो अभी पीछे बताए गए हैं, कुछ ऐसे रेयर जीव हैं जिनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए यह आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसमें क्या थे ना, इसमें 18 बायोस्फीयर क्षेत्र है।
ठीक है, मतलब इसमें टोटल 18 बायोस्फीयर क्षेत्र है, लेकिन WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के मतलब उसमें उसकी लिस्ट में केवल 11 को ही शामिल किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व जो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैप के थ्रू कौन कौन से क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं। नंदा देवी पहला है, ये नंदा देवी। ठीक है, तो ये जो नंदा देवी है जयमंडल रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यह 2004 में सन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कंचनजंगा। अभी जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर से किया गया है। नेक्स्ट है नॉकरेक जयमंडल रिजर्व, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में, और इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अचान कमार अमरकंटक। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है, अचान कमार अमरकंटक, कुमार मत आप लोग पढ़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के मतलब दोनों में आता है यह इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन, बहुत ही फेमस है, सुने ही होंगे आप सभी लोग। तो सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सिमलीपाल जयमंडल रिजर्व, यह उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। ठीक है, ये तो था ऊपर के क्षेत्र। आइए थोड़ा नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है अगस्त मलाई। ठीक है, मलाई खाने वाली मलाई नहीं है ये। ठीक है, इसके ये केरल और तमिलनाडु में पड़ता है और इसकी स्थापना सन 2016 में हुई थी। मन्नार की खाड़ी, ये आप देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी। ये जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना तमिलनाडु के क्षेत्र के पास स्थित है। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। और एक लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये है आपका ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। ठीक है, इसकी स्थापना सन 2013 में हुई थी। तो ये तो था भारत के जयमंडलीय क्षेत्र जो WNBR की लिस्ट में केवल 11 भारत के बायोस्फीयर कह सकते हैं कि रिजर्व को वहां पे शामिल किया गया है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, जिसमें से 11 को ही WNBR में शामिल की लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड, एक बार और बता देते हैं WNBR क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैप भी बोल सकते हैं, मैप की बात नहीं की जा रही, मैप। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, मानव और जयमंडल। तो ये उन्हीं की सूची है, ये आप मैप बनाएंगे और इन सारी चीजों को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, बाघ परियोजना के बारे में। ठीक है, इसके जनक, इसके संस्थापक कैलाश सांखला जी हैं। ठीक है, इनको इनका जनक माना जाता है। आइए देखते हैं बाघ परियोजना। यह विशिष्ट परियोजना बाघ प्रजाति के संरक्षण के लिए 1973 में बनाई गई थी। भारत में जो है बाघों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए बाघ प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए 1973 में ये संस्था ये परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या लगभग 55,000 से घटकर केवल 1827 रह गई है। कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो बाघों की संख्या है वह लगभग 55,000 से घट करके कितनी हो गई है, 1827 ही केवल रह गई। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई है। ठीक है, बाघों की संख्या कम होने का कारण निम्न है। अब देखिए बाघ की संख्या तो बहुत तेजी से कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से। अब यहाँ देखते हैं कि वजह क्या था, बाघों की संख्या कम क्यों हुई। बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी करना। अब क्या होता था पहले, औपनिवेशिक शासन काल से ही ये जो शिकार करना और जानवरों को मारकर उनका व्यापार करना था, ये सब सिस्टम चला आ रहा था। ठीक है, बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी किया जाता था। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। अब जो वहाँ के आवासीय स्थल थे, जो निवास थे, उन स्थलों का कम होना, मतलब कि बहुत कमी होना, मतलब कि रहने वाले स्थानों की। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। अब भोजन के लिए क्या करते थे, जो जानवर थे वह
शिकार करते थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भोजन के लिए जो जंगली उपजातियां हैं उनकी कमी हो गई। उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग का कारण, अब जो उनकी हड्डियां होती थी वो बाघ की, वो एशियाई देशों में औषधि, जो परंपरागत औषधि थी उसके बनाने में उसका यूज किया जाता था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था बाघों की संख्या में कम होने का। अब इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ठीक है। विश्व की बेहतरीन वन जीव परियोजनाओं में से यह एक माना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य केवल संकटग्रस्त जातियों को ही बचाना नहीं, बल्कि बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना। अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसका उद्देश्य केवल संकटग्रस्त जाति को ही नहीं बचाना था, बल्कि जो बड़े आकार के जो जैव जाति थे, ठीक है, उनको भी संरक्षित करना था, उनको भी क्या करना था, बचाना था, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए गए हैं, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, आसाम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियर बाघ रिजर्व। ये सब कुछ रिजर्व या ऐसे कह सकते कुछ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, ठीक है, बाघ को बचाने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब वन भारत में मतलब जो वन है और वन्य जीव संसाधन है उसके प्रकार और उनका वितरण किस प्रकार किया गया, आइए देखते हैं। पहले तो कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला कृषि प्रधान देश है। भाई जाहिर सी बात है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसलिए कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए वन क्षेत्र पर काफी दबाव बना रहा है। कह रहा है कि मतलब बहुत समय से कृषि क्षेत्र के एक्सपेंशन के लिए कि मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्रों पे क्या की जा सके, खेती की जा सके, उसके लिए वन क्षेत्र पर काफी दबाव। वन क्षेत्र पर दबाव क्यों रहा है कि भाई वन क्षेत्र जो है अगर उसे हटा दिया जाए, वनों का क्षेत्र जो हटा दिया जाए, मतलब उसका यूज खेती के लिए किया जाए, तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कि खेती करने वाले क्षेत्रों का विस्तार होगा। तो शुरू से ही इस पर काफी दबाव रहा है कि वन क्षेत्र को कम करके खेती के लिए उन क्षेत्रों को विकसित किया जाए। सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग वन संरक्षण भी रहा है। कह रहा है कि सरकारी नीति जो बनी हुई थी उसका एक महत्वपूर्ण अंग क्या था, वन संरक्षण, मतलब कि वनों को संरक्षित करना भी रहा है, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल से इस संरक्षण के उद्देश्य से वनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। कह रहे ब्रिटिश शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल से ही भारत में संरक्षण के उद्देश्य से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है, 3 प्रमुख हैं। तो आइए हम सीरियल वाइज देखते हैं। पहला है आरक्षित वन। अब आरक्षित वन क्या है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है। कह रहा है कि देश में आधे से अधिक वन, ठीक है, देश में जितने वन है आधे से अधिक मतलब मोर देन 50% जो है ऐसे वन क्षेत्र है जो आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। इन वनों को सरकारी संपत्ति माना गया, मतलब कि इस पर पूरा टोटली किसका आधिपत्य है, सरकार का ही आधिपत्य है, ऐसा कह सकते हैं। इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चारण पर प्रतिबंध है, ठीक है। अब वो जो आरक्षित वन है वहां पे उस वन में, उन जंगलों में आप लकड़ी मतलब काट नहीं सकते हैं और ना ही पशुओं को चरा सकते हैं। इन दोनों चीजों पर क्या है, रोक है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश की कुल वन का क्षेत्र 1/3 हिस्सा रक्षित है। कह रहा है कि वन विभाग के अनुसार अब देश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन वनों में नियमों के आधार पर लकड़ी काटने तथा पशु चराने की अनुमति दी जाती है। कह रहा है कि इस वन में जो रक्षित वन है इसमें नियमों के आधार पर, इसमें भी नियम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो नियम बने हुए हैं उनके आधार पर लकड़ी काटने की अनुमति है, पशु चराने की अनुमति दी जाती है। लकड़ी काटने, ऐसा नहीं कि हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाए, नहीं, जो सूखे पेड़ है उन्हीं को काटने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। पशु चराने की अनुमति दी जाती है रक्षित वन में। अधिकांश वन उत्पाद
जैसे इमारत तथा जलाऊ लकड़ी आदि इन वनों से प्राप्त किए जाते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे वन उत्पाद हैं जैसे कि इमारत तथा जलाऊ लकड़ी। इमारत नहीं, अब वहां से बिल्डिंग आप लेकर के थोड़ी ना आओगे वन से भाई, ठीक है, जंगल में बिल्डिंग थोड़ी मिलती है, इमारतें थोड़ी मिलती है। तो वहां से आप इमारती लकड़ी, यहाँ पे इमारत से जुड़ा इमारती लकड़ियां आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, लकड़ी के घर बना सकते हैं। जलाऊ लकड़ी भोजन पकाने के लिए ऐसी कुछ लकड़ियों की जरूरत होती है, ठीक है, जो अच्छे से जलती है, सूखी लकड़ियों की। तो वहां से आप इस मतलब ये जो रक्षित वन है, आप इस वन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि अब इन दोनों वन को छोड़ के, मतलब कि आरक्षित और रक्षित वन को छोड़ के जितनी भी श्रेणियां हैं वन की, मतलब जितनी भी श्रेणियां हैं वह सब की क्या है, इस मतलब कि वन की जितने भी टाइप्स हैं वह सब अवर्गीकृत वन में आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत उन वनों को भी सम्मिलित किया जाता है जो निजी स्वामित्व के दायरे में। कह रहा है कि ऐसे वनों को भी शामिल किया जाता है जो निजी स्वामित्व के दायरे में है, किसी का विशेषाधिकार हो। इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने आदि पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता। कह रहा है कि ये जो अवर्गीकृत वन होते हैं, यहाँ पे लकड़ी काटने, पशु चराने, इन सभी पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रक्षित वन में क्या था कि आपको अनुमति दी जा सकती है लकड़ी काटने, पशु चराने की। आरक्षित वन में था यहाँ पे पशु चराने और लकड़ी काटने में प्रतिबंध था। तो तीनों में अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग चीजों को समझाया गया है, ठीक है। एक नोट है यहाँ पे, सॉरी। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में। कह रहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जो और गुजरात में अधिकतर वन ऐसे हैं जो अवर्गीकृत वन है, ठीक है। तो तथा यहाँ पे स्थानीय समुदाय, मतलब कुछ ऐसे समुदाय हैं जो वनों की रक्षा खुद करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसमें सरकार को भाई, सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं रहता, आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये सभी आरक्षित वनों का क्षेत्र है, आरक्षित वन वाले क्षेत्र हैं। और जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सभी क्या है, रक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। और अभी बता दिया गया कि गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है, ठीक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ऐसा होता है, मतलब कि वहां पे स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में ये वन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग खनन कार्य को बंद कराने के लिए संघर्षरत हैं। कह रहा है कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व है राजस्थान के गांव में, ठीक है, गांव, ये राजस्थान के गांव के लोग जो है यहाँ पे खनन कार्य बंद कराने की कोशिश में है, जद्दोजहद में है, ठीक है, कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये समुदाय और वन संरक्षण में मतलब कुछ लोगों का सहयोग है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी। कह रहे हैं कि राजस्थान का जो अलवर जिला है वहां पे 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है वह भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी, मतलब उस भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी गई, ठीक है। अब भैरव देव डाको सेंचुरी ये क्या है कि अपने ही नियम कायदे कानून है, यहाँ पे शिकार करना क्या है, वर्जित है। और जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, उनकी घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को क्या करते हैं, बचाते हैं। मतलब कि बाहरी लोगों की क्या है, एंट्री नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उससे बाहर के लोगों से जो घुसपैठियां हैं उनसे जंगलों के जीवन को, मतलब कि जंगल में रहने वाले जीवों को क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। राजस्थान में बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो बिश्नोई समाज है, ठीक है, ये आपका जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में पर्यावरण प्रेमी पंथ है, ठीक है। इसके संस्थापक जो है जम्भोजी महाराज है। और जो बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति है 20+9, मतलब हाँ सही सुन रहे हैं, काउंटिंग वाला 20+9 से हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया, बिश्नोई से हुआ, ये भगवान विष्णु से बना है, ठीक है। मतलब उन्हीं के नाम से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिश्नोई समाज में क्या होता था कि बिश्नोई समाज जो था वो बिश्नोई गांव के आसपास
काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड, ये सभी मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं कि ये जो समाज है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण में बहुत ज्यादा कार्य किए हैं और इन्हीं की बदौलत वहां पे बहुत सारे जीवों को देखने को मिलता है। इन्होंने, अब देखिए यहाँ इनकी उपलब्धियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। इन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा की भी स्थापना की है। ठीक है, हिमालय में प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन। देखिए बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समुदाय बढ़ करके आगे आए, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। उनमें से एक प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन। अब देखिए इसमें चिपकना नहीं है किसी से, यहाँ पे क्या है पेड़ से चिपकने वाली बात की जा रही है। ठीक है, पेड़ के सामने लोग खड़े हो जाते थे। ठीक है, हाथ फैलाकर, दोनों हाथ फैला करके, ठीक है, खड़े हो जाते थे। और यहाँ पे क्या होता था कि मतलब कोई पेड़ अगर काटने आ रहा है तो बोलते थे कि पहले मुझे काटो फिर उसके बाद पेड़ को काटना। ये जो चिपको आंदोलन था यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1970 में स्टार्ट हुआ था और 10 साल के अंदर ही यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। ठीक है, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी चिपको आंदोलन में कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा बढ़ करके आगे आई। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, उनके साथी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है, पर्यावरण को संरक्षित करने वाला आंदोलन है। सन 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था, इस आंदोलन को। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन। अब टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, देखिए एक और आंदोलन आ गया हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या था इसमें? रासायनिक उर्वरकों के बिना प्रयोग फसलों का उत्पादन, परंपरागत अनाजों एवं उनके बीजों को संरक्षित करने का प्रयास। कह रहे कि टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या था कि रासायनिक उर्वरकों के बिना, मतलब कि बिना किसी केमिकल के, बिना किसी रासायनिक पदार्थ के यूज किए फसलों का उत्पादन किया जाए। ठीक है, जो परंपरागत अनाज हैं, जो पुरानी उन्नत किस्म की बीजें हैं, उसको संरक्षित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया इस आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। ये भी एक प्रकार का कार्यक्रम है। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक रूप से 1988 में हुई। कह रहा है कि इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग कब हुई? औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से, मेथड से 1988 में हुआ। उड़ीसा राज्य ने सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव को पास किया। सर्वप्रथम भारत के उड़ीसा राज्य ने इस प्रबंधन को, संयुक्त वन प्रबंधन के प्रस्ताव को क्या किया? पारित किया, पास किया कह सकते हैं। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। अभी इसमें क्या है, जो संयुक्त वन प्रबंधन है वो वन के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, मतलब कि गांव के लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या करने के लिए? वनों को बचाने के लिए, जो कार्य करती हैं। ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। अब ये जो समुदाय है मध्य स्तरीय, मतलब कि मीडियम वर्ग के, मीडियम लेवल के जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, जैसे कि गैर इमारती वन उत्पाद, ठीक है, इसके ये हकदार होते हैं, इनको इसका लाभ मिलता है। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। मतलब कि अच्छी तरीके से अगर वनों को संरक्षित किया जा रहा है तो वहां पे जो इमारती लकड़ी प्राप्त होती है उसमें भी इनकी भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स स्टार्ट में छूट गए थे, आइए हम देख लेते हैं। खुले वन, ठीक है, वनों के बारे में बताया जा रहा था तो उस समय ये वर्ड छूट गए थे, आइए समझ लेते हैं। खुले वन क्या है? ऐसा वन क्षेत्र जहां वृक्षावरण का घनत्व 10% से 40% के मध्य, मतलब कि 10% to 40% के बीच में हो। ठीक है, ऐसा वन क्षेत्र जिसकी वृक्षावरण की डेंसिटी 10% to 40% हो। नेक्स्ट है सघन वन, ऐसी भूमि है जहां वृक्षावरण का सघन घनत्व कितना हो? 40 to 70% के बीच में। मतलब सघन वन ऐसे क्षेत्र में हो जहां पे डेंसिटी क्या है, सघन डेंसिटी वृक्षावरण की 40 to 70% के बीच में हो। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है? ये वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं।